हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो होने वाली। हो सकता है इसमें कुछ दिक्कतें हो, तो प्लीज़ उन्हें थोड़ा इग्नोर कर देना और पीछे तौलिया पे ध्यान ना देके वीडियो पे ध्यान देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट तक देखना। एक तरफ जहाँ दूसरे स्टेट्स के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनने की सोचते हैं, वहीं यूपी के बच्चे गैंगस्टर बनने की। में उत्तर प्रदेश में गैंग वार कभी गैंग वार थे ही नहीं। वो हमेशा काशी जी जो प्रेजेंट में गैंगस्टर है उनका तो इनकाउंटर कर सकते हैं, लेकिन जो गैंगस्टर बनने के सपने देख रहे हैं उनके साथ क्या होगा। यूपी में आखिरकार गैंगस्टर्स का राइज कैसे हुआ, और स्टेट गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज का कितना बड़ा हाथ था इस गैंगस्टर राइज में, और कैसे ये बाहुबली कल्चर यूथ की मेंटेलिटी खराब कर रहा है। आज हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स को समझें। इस सारी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। 1970s का टाइम। 1970s में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के फाउंडर SNM त्रिपाठी और उसके बोर्ड मेंबर महंत दिग्विजयनाथ के बीच में क्लैश हो जाता है। और क्लैश का रीज़न ये था कि महंत दिग्विजयनाथ अपने महाराणा प्रताप कॉलेज को यूनिवर्सिटी में मर्ज करना चाहते थे। SNM त्रिपाठी इसके खिलाफ थे, क्योंकि इससे उनका यूनिवर्सिटी पे पावर और इन्फ्लुएंस कम हो जाता और वो ऐसे होना नहीं देना चाहते थे। और धीरे धीरे उन दो लोगों के बीच का क्लैश इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब ये दो लोगों के बीच की बात नहीं बल्कि दो कास्ट के बीच का मैटर हो गया था, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण। अब SNM त्रिपाठी और महंत दिग्विजयनाथ अपनी तरफ पावरफुल लोगों को जोड़ने लगे एक दूसरे को दबाने के लिए। और इसी टाइम SNM त्रिपाठी के साथ जुड़ते हैं स्टूडेंट लीडर हरिशंकर तिवारी। शंकर तिवारी अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर ठाकुरों को न सिर्फ यूनिवर्सिटी से बल्कि पूरे गोरखपुर इलाके से खदेड़ देते हैं। और इसी के साथ हरिशंकर तिवारी ब्राह्मणों के लिए हीरो बन जाते हैं। अब हरिशंकर तिवारी सिर्फ स्टूडेंट लीडर नहीं रह गए थे, वो स्मॉल टाइम कॉन्ट्रैक्टर भी बन गए थे। और धीरे धीरे उन्होंने लोगों की जमीनें हड़पना भी शुरू कर दी। हरिशंकर तिवारी का गोरखपुर इलाके में दबदबा कुछ इस कदर बढ़ गया था कि 27 अगस्त 1979 को शान अवध ट्रेन से गोरखपुर से लखनऊ जा रहे जनता दल के MLA रविंद्र सिंह की दिन दहाड़े हरिशंकर तिवारी और उनके कुछ साथी मिलकर हत्या कर देते हैं। इस हत्या के बाद ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण सेंटीमेंट पीक पे पहुंच जाते हैं, और तभी राइज होता है एक ठाकुर लीडर वीरेंद्र प्रताप शाही का। वीरेंद्र प्रताप शाही गोरखपुर के पड़ोसी जिला बस्ती को बिलोंग करते थे, और वो स्टूडेंट लीडर होने के साथ साथ एक स्मॉल टाइम कॉन्ट्रैक्टर भी थे। उनके और बस्ती के MLA राम किनकर सिंह के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद में कुछ लड़ाई होने की वजह से वीरेंद्र प्रताप शाही गोरखपुर शिफ्ट हो जाते हैं। वीरेंद्र प्रताप शाही जब अपने आप को ठाकुरों का एज अ लीडर लॉन्च करते हैं, उसके बाद वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच बहुत से गैंग वार्स होते हैं। एक्चुअल में उत्तर प्रदेश में गैंग वार कभी गैंग वार थे ही नहीं, वो हमेशा कास्ट वॉर। बाद में वीरेंद्र प्रताप शाही और हरिशंकर तिवारी दोनों अपनी अपनी सीटों से MLA बनते हैं, और ये दोनों पहले क्रिमिनल्स थे जो पॉलिटिशियन बने थे। और यहीं से शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बाहुबली कल्चर की, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स की। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के असेंबली में पहुंचने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को इन क्रिमिनल्स में फ्यूचर दिखने लगा। उसका पहला रीज़न तो ये था कि ये लोग भीड़ इकट्ठा कर सकते थे, भले वो कास्ट के नाम पे या किसी भी अलग मुद्दे पे हो, लेकिन इन लोगों के पास भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। और दूसरा रीज़न ये था कि इन लोगों ने स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट्स और लैंड ग्रैबिंग से अच्छा पैसा बनाया था, तो ये अपने इलेक्शन कैंपेन्स पे पैसे भी खर्च कर सकते थे। इसलिए ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एकदम आइडियल कैंडिडेट हुआ करते थे। इसमें एक फैक्टर ये भी था कि 1980 से लेकर 2003 तक उत्तर प्रदेश में कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना सारा फोकस राइट, रॉन्ग, एथिक्स, मोरल सबसे हटा के सिर्फ एक चीज़ पे कर दिया था, वो था जीतने पे। अब कैंडिडेट जीतने वाला होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या है कुछ मैटर नहीं करता है। ये क्रिमिनल जिस पार्टी को सपोर्ट करते थे, जब उसकी स्टेट में गवर्नमेंट बन जाती थी तो इन लोगों की पावर्स अनलिमिटेड हो जाती थी। बृजलाल जी जो यूपी के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस इंसिडेंट का जिक्र किया है कि नवंबर 2005 में उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स के पास इंफॉर्मेशन थी कि मुख्तार अंसारी बीजेपी के MLA कृष्णनंद राय की हत्या करने वाला है। और जब इस पर कार्रवाई करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन मांगी गई तो स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, और 2 दिन बाद मुख्तार अंसारी ने कृष्णनंद राय की हत्या कर दी। इस काइंड का सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट इन क्रिमिनल्स को दे रही थी। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रिटन ऑर्डर आते थे कि इन पर्टिकुलर कास्ट के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में कास्ट वाला एंगल ही ना पूरा पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए लाया गया था। ये जितने भी क्रिमिनल्स थे जो कास्ट के नाम पे वोट लेते थे और कास्ट के नाम पे ही असेंबली पहुंच गए थे, ये कभी कास्ट देख के क्राइम नहीं करते थे। इनको जिसके खिलाफ क्राइम करना होता था ये कर देते। 1990 से लेकर 2010 तक इन क्रिमिनल्स और माफियाज के लिए उत्तर प्रदेश में कोई लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता था। स्टेट गवर्नमेंट इनका पूरा सपोर्ट कर रही थी। फिर गवर्नमेंट चाहे जिसकी भी हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे SP की हो, चाहे BSP की हो, सब ने क्रिमिनल्स का पूरा सपोर्ट किया है।
और यूपी पुलिस इन क्रिमिनल्स के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने की डिमांड करती थी तो स्टेट गवर्नमेंट उसे रिजेक्ट कर देती थी। ऐसा इंसिडेंट हुआ था मऊ दंगों के दौरान 2005 में मुख्तार अंसारी मऊ में कम्युनल दंगे करा रहा था हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। जब यूपी के पुलिस कमिश्नर ने एक्शन लेने की डिमांड मुलायम सिंह यादव से करी तो मुलायम सिंह यादव का रिप्लाई वैसा ही था जैसा नायक मूवी में अमरीश पुरी का था, चाहे कुछ भी हो जाए इन क्रिमिनल्स के खिलाफ एक्शन नहीं लेना है। योगी आदित्यनाथ उतने टाइम गोरखपुर के एमपी थे। योगी आदित्यनाथ को इस घटना की पूरी जानकारी थी। उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से एक्शन की डिमांड की, लेकिन जब स्टेट गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो योगी जी गुस्से में तिल मिला के 3 जीप के साथ खुद ही मऊ के लिए रवाना हो गए। योगी जी को इतने गुस्से में जाते थे, गोरखपुर की जनता भी उनके पीछे चली गई। 8 ट्रेन भर के लोग गोरखपुर से मऊ गए, जिसमें से पहली 2 ट्रेनों पे मऊ के रियोटर्स ने बमबाजी की, लेकिन जब लोग इतनी भारी संख्या में आ गए तो मऊ के रियोटर्स खुद ही डर के भाग गए। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने यूपी पुलिस को योगी जी को अरेस्ट करने के लिए भेजा, लेकिन लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा थी और लोग इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे कि यूपी पुलिस भी योगी जी को अरेस्ट नहीं कर पाई। तो योगी जी सिर्फ अभी से नहीं, बहुत पहले से ही दंगाइयों के खिलाफ काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की इतनी सपोर्ट की वजह से ये माफियाज उत्तर प्रदेश में तो बहुत पावरफुल बन ही गए थे। साथ ही साथ ये लोग उत्तर प्रदेश के बाहर के इलाकों को भी इन्फ्लुएंस करने लगे थे। इसमें सबसे पहला अड्डा बनता है मुंबई, जहाँ से ये लोग वेपन स्मगलिंग का काम शुरू करते हैं। मुंबई से वेपन स्मगलिंग में ये लोग AK-47 और G3 जैसी राइफल्स उत्तर प्रदेश में लाया करते थे। G3 राइफल एक बार में 600 से ज़्यादा राउंड फायर कर सकती थी, वहीं जो उत्तर प्रदेश पुलिस के पास राइफल्स थी वो एक बार में सिर्फ 100 राउंड फायर कर सकती थी। इस सब से ये तो समझ में आता है कि माफियाज उत्तर प्रदेश में इतने पावरफुल कैसे बने और ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कितने यूजफुल थे। लेकिन अभी बड़ा क्वेश्चन एक ये आता है कि उत्तर प्रदेश के लोग इन माफियाज को वोट देके MLA क्यों बनाते थे। अपने माफिया बैकग्राउंड की वजह से इन लोगों ने अपने इलाके के लोगों के अंदर अपना डर तो क्रिएट कर दिया था, लेकिन इन्हें भी पता था कि डरा के लोगों को एक बार इलेक्शन जीता जा सकता है, 2 बार इलेक्शन जीता जा सकता है, लेकिन अगर इन्हें लॉन्ग टर्म गेम खेलना है तो इन्हें लोगों के मन में अपने लिए रिस्पेक्ट लानी होगी। और रिस्पेक्ट क्रिएट करने के लिए इन माफियाज ने बहुत अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज़ किया। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी है जनता दरबार की। चाहे कुंडा के MLA राजा भैया हों या फूलपुर के MLA अतीक अहमद, ये सब अपने जनता दरबार चलाया करते थे, जहाँ पे ये जुडिशियल सिस्टम को बाईपास करके इंस्टेंट जस्टिस देते थे। चाहे 2 भाई में ज़मीन को लेकर लड़ाई हो जाए या 2 गुटों में आपस में मारपीट हो जाए, इन सभी केसेस की सुनवाई इनकी जनता दरबार में होती थी और इनका जो फैसला होता था उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता था। इस स्ट्रेटजी से इन्होंने अपने इलाके में पॉपुलरिटी के साथ साथ लोगों की रिस्पेक्ट करना भी शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ ये लोग अपने इलाके में कुछ गरीब लोगों की बेटियों की शादी करवा दिया करते थे। किसी के यहाँ कोई बीमार है तो उसके हेल्थ का पूरा खर्चा उठा लेते थे, जिसकी वजह से लोगों के बीच इनकी एक रॉबिन हुड की इमेज बन गई। लोगों को ये लगा कि ये क्राइम तो करते हैं लेकिन हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। इन सब के बाद भी इलेक्शंस में जो कमी रह जाती थी वो बूथ कैप्चरिंग से पूरी हो जाती थी। बूथ कैप्चरिंग उत्तर प्रदेश इलेक्शंस में बहुत ही कॉमन इंसिडेंट है, इवन ये आज भी होता है। योगी जी के CM बनने के बाद उत्तर प्रदेश के क्राइम रेट में काफ़ी सुधार हुआ है। वुमेन्स के खिलाफ क्राइम 6.2% से कम हो गया और चिल्ड्रंस के खिलाफ होने वाले क्राइम 11.11% से कम हुए। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, योगी जी जो प्रेजेंट में गैंगस्टर है उनका तो इनकाउंटर कर सकते हैं, लेकिन जो गैंगस्टर बनने के सपने देख रहे हैं उनके साथ क्या होगा। यूपी में जब से बाहुबली कल्चर आया उसने ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के लिए दिक्कतें पैदा की हैं, बल्कि यूथ के माइंड को भी बहुत पल्यूट किया है। एक तरफ जहां दूसरे स्टेट्स के बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बनने की सोचते हैं, वहीं यूपी के बच्चे गैंगस्टर बनने की सोच रहे हैं। अभी जिन 3 लड़कों ने अतीक की हत्या की है, लवलेश तिवारी, मोहित जिसको सनी भी कहा जाता है और अरुण मौर्य, इन तीनों ने एक बयान दिया है जिसमें इन्होंने कहा है कि ये यूपी की क्राइम की दुनिया में अपना एक नाम बनाना चाहते थे, जिस वजह से इन्होंने अतीक अहमद की हत्या की और लॉरेंस बिश्नोई इनके आइडल है। उसका रीज़न यही है कि इन्होंने बचपन से ही देखा है कि ये जो माफियाज है, क्रिमिनल्स हैं, ये कैसे इतनी पावर और इतना पैसा एंजॉय करते हैं। और ये सब पूर्वांचल के इलाकों को बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही अंडर डेवलप्ड इलाका है उत्तर प्रदेश का। तो इनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता है कि अगर रिच और पावरफुल बनना है तो एक ही तरीका है, गैंगस्टर बनो। और योगी सरकार को गैंगस्टर के साथ साथ यूथ की इस मेंटालिटी से भी लड़ना होगा।